हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो ये जो भी आपके एग्जाम रहते हैं उसमें इसी तरीके के रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि उसी तरीके के क्वेश्चन उठा के मैंने बनाए हुए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद समझिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ है? बेजोड़ मतलब ऐसा कौन सा विकल्प है जो इनमें से अलग है, इनसे जुड़ा हुआ नहीं है। तो पहले लिखा है ड्राइविंग। ड्राइविंग मतलब किसी चीज की भी ड्राइविंग हो सकती है, कार चलाना, साइकिल चलाना, रिक्शा चलाना, कुछ भी, सबको ड्राइविंग ही कहते हैं। उसके बाद है गोताखोरी करना। भाई डाइविंग इंग्लिश में क्या कहते हैं? गोताखोरी करने को डाइविंग, डाइव करना। उसके बाद है तैरना, फिर स्विमिंग हो जाता है। उसके बाद है नाव चलाना। तो कौन सा सबसे अलग आपको लग रहा है? सिंपल सा है, आप लोग अपने जो भी आंसर हैं वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं बिना देरी किए हुए। तो इसमें सिंपल सी बात है, जो ड्राइविंग है वो सबसे अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि बाकी सब नदी, पानी या समुद्र से संबंधित है। गोताखोरी करना हो, चाहे तैरना हो या नाव चलाना, तीनों पानी वाली चीजें हैं। लेकिन जो ड्राइविंग है वो गाड़ी वाली चीज है। गाड़ी चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, उन सबको ड्राइविंग चलते हैं। तो ये सबसे अलग हो गया। आगे एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन को बड़ी ध्यान से पढ़िएगा। किसी विद्यालय में पुस्तकें 3 तरीकों से व्यवस्थित की गई हैं। गणित, विज्ञान और साहित्य, ये 3 तरीकों से पुस्तकें व्यवस्थित करी गई हैं। एक छात्र ने एक गणित पुस्तक, एक विज्ञान पुस्तक और एक साहित्य पुस्तक उधारने के लिए लिए, मतलब उधार ली है। जैसे स्कूल से हम लोग पुस्तक लेते हैं ना, उसने पुस्तकों की व्यवस्था के 3 अलग अलग तरीकों से चुना है। कितने प्रकार से व्यवस्थित की जा सकती हैं ये पुस्तकें? व्यवस्थित करने का मतलब, अगर आपको ये 3 पुस्तकें लगानी हैं तो कौन सी ऊपर रहेगी, कौन सी बीच में रहेगी और कौन सी सबसे नीचे रहेगी, तो उसके कितने तरीके हो सकते हैं, तो ये आपको बताना है। तो इसमें ज़्यादा लॉजिक आपको नहीं लगाना है। इसमें जो आपने अगर मैथ में प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता जिसे हिंदी में कहते हैं, वो अगर पढ़ी होगी तो आप इसे आसानी से बता सकते हैं। और वैसे भी अगर नहीं पढ़ी होगी तब भी आप आसानी से बता सकते हैं। या तो गणित की पुस्तक सबसे ऊपर हो सकती है, या विज्ञान की, या साहित्य की, और बाकी 2 पुस्तकें उसके नीचे होंगी। तो 3 पुस्तकें हैं, तो इन्हें 3 तरीके से लगाया जा सकता है। कौन कौन से 3 तरीके हैं वो हम लोग देख लेते हैं। पहले कंडीशन में गणित की पहले हो सकती है, विज्ञान की बाद में और साहित्य की सबसे लास्ट में। दूसरी कंडीशन में विज्ञान की पहले, साहित्य की बाद में, गणित की सबसे बाद में। तीसरी कंडीशन में साहित्य की पहले, गणित की बाद में, विज्ञान की उसके बाद में। तो ये 3 तरीके, इन 3 तरीकों से पुस्तकों को व्यवस्थित करा जा सकता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। तो 3 में आप लगा के आएंगे। तो उसी हिसाब से अगर 4 होंगी तो कंडीशन बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो ये अगर प्रायिकता आपको आती है तो इस क्वेश्चन को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया है कि पौधा, बीज, आटा, रोटी, अनाज, ये चीजें दी हैं और इन चीजों को क्रम से आपको लगाना है कि पहले कौन सी चीज आती है, फिर बाद में कौन सी चीज आती है, फिर उसके बाद में कौन सी चीज आती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंबर आपको दिए गए हैं, उसी हिसाब से आपको लगाना है। भाई अब आपको खुद बताना है कि पौधा, बीज, आटा, रोटी, अनाज में पहले कौन सा आता है। तो इन दोनों में तो आपको समझ में आ रहा होगा कि पहले बीज हम लोग डालते हैं, उसके बाद बीज से हम लोगों को क्या मिलता है? पौधा। तो पहले दूसरा नंबर आ जाएगा, उसके बाद पहला नंबर आ जाएगा। ये तो समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आगे देखते हैं, आटा, रोटी, अनाज में कंफ्यूजन हो सकता है। अब आटा, रोटी, अनाज में हम लोग देखेंगे, अब बीज डालते हैं, पौधा होता है, पौधे से क्या आटा बन जाता है या रोटी बन जाती है? कुछ नहीं बनता है, पौधे से बनता है, मिलता है हम लोगों को अनाज। तो उसके बाद जो 5 नंबर वाला हमारा आ जाएगा। उसके बाद भाई पहले रोटी आती है कि आटा? पहले आता है आटा, बनाया जाता है, उसके बाद ही तो रोटी बनती है। तो हमारा ये क्रम कौन सा हो जाएगा? 2 1 5 3 4। तो यहाँ पे 2 1 5 3 4 कौन सा क्रम है? ये वाला है। तो यही वाला करेक्ट हो जाएगा, यही वाला सही हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करे जा रहे हैं। हो सकता है कंफ्यूजिंग हो सकता है काफ़ी लोगों को काफ़ी सिंपल लग रहे हो, लेकिन एग्जाम में टाइम का होता है। जितनी जल्दी आप इन क्वेश्चन को कर पाएंगे वही जीत जाएगा, क्योंकि सिंपल सारे ही क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको ट्रिक आ गई, कई तरीके के क्वेश्चन होते हैं, हर तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर आपको आ गए तो आप आसानी से क्वेश्चन लगाते चले जाएंगे। आगे देखते हैं, मैराथन दौड़ के लिए जैसे हाइबरनेशन के लिए होता है, तो जैसे मैराथन जो है वो अगर दौड़ के लिए है तो हाइबरनेशन किससे संबंधित है? हाइबरनेशन शब्द सबने सुना होगा,
हाइबरनेशन सुना है कि नहीं सुना? सबने सुना होता है। हाइबरनेशन क्या होता है? जब ठंड आ जाती है, ठंडे इलाकों में जब ठंड आ जाती है तो काफ़ी जानवर होते हैं वो लंबी नींद में चले जाते हैं। जैसे जो भालू होता है, बर्फ वाला भालू, जो हाइबरनेशन में ठंड आ जाती है तो लंबी नींद में चला जाता है कि नहीं चला जाता? तो हाइबरनेशन किससे संबंधित है? अब यहाँ पे सर्दी से संबंधित है कि गर्मी से संबंधित है कि नींद से संबंधित है या फिर भालू से संबंधित है? तो इसमें सर्दी, नींद और भालू, ये तीन चीजें हाइबरनेशन से संबंधित हैं। लेकिन सबसे सटीक चीज कौन थी ये आपको बताना है। अब आप बताइए, मैराथन में क्या होता है? दौड़ होती है ना। मैराथन माने ही क्या होता है? मैराथन माने ही दौड़ होती है। तो हाइबरनेशन माने ही क्या होता है? हाइबरनेशन माने सर्दी तो नहीं होता है, हाइबरनेशन माने भालू नहीं होता है, हाइबरनेशन माने लेकिन नींद होती है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नींद। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था क्योंकि इसमें तीन भी सही हो सकते थे, लेकिन सबसे सही जो होगा वो नींद होगा। और कैसे अंदाजा आप लगाएंगे कि मैराथन माने दौड़ होता है तो हाइबरनेशन माने नींद होगी ही होगी। आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए। ये आकृतियां दी हैं और ये आकृतियां एक दूसरे से किसी न किसी तरीके से संबंधित हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा ये आपको बताना है। अब यहाँ पे क्या आएगा ये आपको बताना है। तो ये कैसे आप बताएंगे? ये ऐसे बताएंगे कि पहले दो आकृतियां आप देखेंगे, थोड़ा बड़ा कर लेता हूं जिससे और समझ में आ जाए। पहली दो आकृतियां आप देखिए और इन दो आकृतियों से बनी है तीसरी आकृति। अब कैसे बनी है ये आप समझिए। अगर जिसे आ रहा है आंसर वो पॉज कर लें, जिसे नहीं आ रहा है वो भी पॉज करके थोड़ा सोचे और आंसर कमेंट सेक्शन में आप दीजिए ये कैसे तीसरी आकृति आ रही है। अब मैं बताता हूँ। पहली आकृति देखिए और दूसरी आकृति देखिए, दोनों में सेम क्या है? ये एक त्रिभुज जो है पहली आकृति में भी है और दूसरी आकृति में भी ये त्रिभुज है। लेकिन उसके अलावा क्या नहीं है पहली आकृति में जो दूसरी आकृति में है? एक ये लाइन और एक ये गोला, जो दूसरी आकृति में है लेकिन पहली आकृति में नहीं है। तो जो चीजें सेम है, जो चीजें एक जैसी हैं दोनों आकृतियों में, उन्हें तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जो सेम नहीं है, जो एक्स्ट्रा है दूसरी आकृति में, वो यहाँ थर्ड आकृति में आ जाएंगी, तीसरी आकृति में आ जाएंगी। तो वही चीज यहाँ पे भी हो रही है। ये पहली आकृति देखिए, ये दूसरी आकृति देखिए और इन दोनों में सेम क्या है? इन दोनों में सेम है एक ये लाइन और ये जो स्क्वायर बना है वो सेम है, लेकिन प्लस का साइन पहली आकृति में नहीं है, इसलिए प्लस का साइन यहाँ पे आ जाएगा। जो नहीं है पहली आकृति में वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे कट का साइन जो है वो पहली आकृति में नहीं है, इसका मतलब कट का साइन यहाँ पे थर्ड आकृति में, तीसरी आकृति में आ जाना चाहिए। तो ये वाला सही हो जाएगा हमारा, तो चौथा हमारा सही हो जाएगा। तो ये है रीजनिंग क्वेश्चन। ये था हमारा एक नंबर ग्राफ वाला क्वेश्चन था। चित्र वाले क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं, तो आपको इन चीज़ों का आइडिया होना चाहिए जिससे आप आसानी से ये क्वेश्चन कर पाएँ। तो चलिए आगे थोड़े और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन कह रहा है कि 3 है, 3 के बाद क्या आ रहा है? 3 के बाद आ रहा है 17, 17 के बाद 73, 73 के बाद 297। तो जैसा कि मैंने कहा है, अगर बड़े नंबर होते हैं तो उसमें जोड़ घटाना करने से आंसर नहीं आता, उसमें करना होता है हम लोगों को गुणा भाग। तो 3 में अगर हम लोग 5 का गुणा करते हैं तो 5 15 हो जाता है और 2 जोड़े तो 17 आ जाता है। और फिर 17 में 5 का गुणा करो तो 73 क्या आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो एक काम और है, ये कैसे होगा आप नीचे देखिए। 3 में अगर 4 का गुणा करें उसमें 5 जोड़ दो तो 17 आ जाता है। 17 में अगर 4 का गुणा करें उसमें 5 जोड़ते हैं तो 73 आ जाता है। 73 में 4 का गुणा करके 5 जोड़ें 297 आता है। 297 में 4 का गुणा करके 5 जोड़ो 1197 आता है। तो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर ये आ रहा है तो यही आंसर आपका सही हो जाएगा। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। ये तरीके हैं सॉल्व करने के और ये तरीके आपको आने चाहिए, ये मेरा मानना है। आगे देखते हैं, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे उतने ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा। यहाँ पे दिया है 67, 70, 74, 77, 81 और 84, आगे क्वेश्चन मार्क है। तो ये सिंपल सा जोड़ घटाने से सॉल्व करा जा सकता है। जैसे कि मैंने बताया, पहले में 3 का अंतर है, दूसरे में 4 का अंतर है, उसके बाद 3 का अंतर है, फिर 4 का अंतर, फिर 3 का अंतर, और की बार कितना अंतर होगा? 4 का अंतर होगा। तो यहाँ पे 88 अंतर आ जाएगा। जो जिसमें कम अंतर संख्याओं में वो जोड़ घटाने से सॉल्व करे जा सकते हैं। तो आप जोड़ घटाने से सॉल्व करिए उसे। आगे देखते हैं, 6, 19, 54, 167, 494, ये काफ़ी बड़े बड़े नंबर हैं, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं। पहली बात तो 6 तियाँ कितना होता है? 18, एक जोड़ा 19 आया। 19 तियाँ कितना होता है? 57, उसमें 3 घटाया 54 आया। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। फिर 54 में 3 का गुणा करके 5 जोड़ा
167 आया, फिर 167 में 3 का गुणा करके 7 घटाया, 494 आया, फिर 494 में 3 का गुणा करके 9 जोड़ा, 1491 आया। अब ये सॉल्व कैसे करा गया? पहली बात तो आप देख सकते हैं सब नंबरों में 3 का गुणा हो रहा है कि नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। लेकिन उसके बाद जोड़ घटाना हो रहा है, एक में पहले में जोड़, फिर दूसरे में घटाना, फिर तीसरे में जोड़, फिर चौथे में घटाना। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब ये क्वेश्चन आ गया भाई किससे घटाना हो रहा है, किससे जोड़ हो रहा है? पहले में जितनी भी विषम संख्याएं हैं, पहले में एक विषम संख्या जोड़ दी जा रही है, एक के बाद कौन सी विषम संख्या है? 3, तो दूसरे में 3 का गुणा करके 30 घटा दिया जा रहा है। फिर 3 के बाद विषम संख्या कौन सी है? 5, तो तीसरे में 3 का गुणा करके 5 को जोड़ दिया जा रहा है, फिर 7 को घटाया जा रहा है। तो विषम संख्याओं को एक बार जोड़ा जा रहा है, एक बार घटाया जा रहा है, और आपका आंसर आ रहा है जो है 1491। तो ये थे हमारे क्वेश्चन। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा और पूरा वीडियो अगर आपने देखा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोटिवेशन के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।